Hello students, in today's video lecture I will be talking about the basic guidelines given by the WHO for the treatment of tuberculosis and what are the recent changes that has been done and we are practically using that changes from the in the guideline of tuberculosis treatment. So as we know कि students के लिए कई बार जो basic practical सी चीज़ है, जो ट्यूबरकुलोसिस का केडी त्रिपाठी में चार्ट दिया हुआ है, वो कई बार बच्चों को डोज याद उसको चार्ट को देखने में ड्रग्स गिवन है, लेकिन जो कमेंट्स दिया है उसको कोरिलेट करके किस तरीके से पढ़ना है और ओवरऑल एक जो पूरी पिक्चर क्लियर होने की बात है वो कई बार रह जाती है। तो उस पार्ट्स को बेसिकली अगर मैं फोकस्ड करूं तो यहां पे ऑलरेडी जैसे मैं कई ऑथर को कवर करता हूं, लेकिन बेसिकली मैक्सिमली जो हम कवर करेंगे आज केडी त्रिपाठी का जो एक्सप्लेनेशन है उस चीज का, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइंस है और उसमें कुछ मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा ताकि आपके लिए वो मैटर काफी आसान हो जाए। तो हम बात करेंगे फर्स्ट, चूंकि बोर्ड में अभी कई बार डेंस भी लिखा हुआ है मैटर, तो आपको इससे जरा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको सारी चीजें पूरी समझ में आने वाली हैं एट लास्ट ऑफ द वीडियो। तो आपको बस वीडियो में बने रहना है और वन बाय वन हम इसको पढ़ते चलेंगे। हो सकता है वीडियो की लेंथ ज्यादा लॉन्ग बने। देखिए WHO ने और एक बात और है कि जैसे जो अमेंडमेंट्स किए गए ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में जो भी अमेंडमेंट्स किए गए, जो भी गाइडलाइंस बार बार WHO के द्वारा चेंज होके आई 2006 में, 1995 में, 2010 में, कई बार इनमें चेंजेस हुए, अभी रिसेंट 2020 में। तो उन चेंजेस में डेप्थ में जाने में कोई प्रैक्टिकली हमको एडवांटेज नहीं है, लेकिन उसके ओवरऑल मैटर में क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है इस चीज को हम सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो वी विल स्टार्ट from the WHO side, the therapy for the tuberculosis is set up for the 6 to 8 month in 1995 under the DOTS, Directly Observed Treatment Short Course. Directly Observed Treatment Short Course is basically it is a kind of strategy, एक strategy बनाई गई, DOTS is like a strategy. डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इज अ स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी बनाई गई कि हमको ट्यूबरकुलोसिस को किस तरीके से नंबर ऑफ पेशेंट्स को बिल्कुल मिनिमाइज करके उसको एकदम से नल कर देना है। तो उसमें जो 1995 में उसकी बात कही गई WHO ने, उसने बोला कि हमारा जो टीबी का शॉर्ट कोर्स होगा वो 6 to 8 मंथ होगा। किस तरीके से 6 to 8 मंथ है उसको वन बाय वन हम सारा कुछ पढ़ेंगे। 6 to 8 मंथ होगा, उसमें WHO ने कहा कि जो हमारा एक उसका ट्रीटमेंट होगा वो स्पेशली सुपरवाइज्ड होगा, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। मींस वो इंडिविजुअल जिसको ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट है उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा होगा वो स्पेशल सुपरविजन में चल रहा होगा। तो ओवरऑल यहां से जो मीनिंग निकलती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, उसकी बात यह है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो इंडिविजुअल है, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई को कंटेनिंग जो इंडिविजुअल है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो सुपरवाइज्ड होगा प्रॉपरली। तो हम उसको में उस समय जो कैटेगराइज किया गया WHO ने 1995 में दे कैटेगराइज द नंबर ऑफ टीबी पेशेंट इनटू द 4 कैटेगरी। उन्होंने बोला कि जो टीबी कंटेनिंग जो इंडिविजुअल है, जो ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई से इंफेक्टेड जो इंडिविजुअल है, पर्सन है, वो 4 तरीके के हो सकते हैं। मींस अगर कोई इंडिविजुअल डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उसको 4 तरीके के डिवीजन्स में किस डिवीजन में वो सेट होता है उस डिवीजन में रख के पर्टिकुलर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। तो ये बात किस तरह आई, इसमें जस्ट एक बेसिक है, चूंकि हमारा कोर कॉन्सेप्ट बाद में चेंज हो गया तो इसको जस्ट हम एक आइडिया लेंगे कि बेसिकली हमारे उस समय की कैटेगरीज क्या थी और उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को लेकर हम उस इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया करते थे। तो बात अगर हम करेंगे लाइक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 में जिस इंडिविजुअल को रखा गया उसमें बोला गया कि ये न्यू इंडिविजुअल होगा, मींस ऐसा इंडिविजुअल जो कि एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग्स से पहले कभी एक्सपोज्ड ना रहा हो। इट मींस उसमें जो टीबी का इंफेक्शन हो वो न्यू हो, रिसेंटली अकर्ड हो।
न्यू होगा सिवियर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को भी रखा गया एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इंडिविजुअल को भी कैटेगरी 1 में रखा गया। नंबर 2 में हम देखेंगे कि इसमें जो रखे गए, इसमें डिफॉल्टर्स, इर्रेगुलरिटी इन द ट्रीटमेंट, रिलैप्स केसेस। तो इसमें बेसिकली हम क्या बात बोले कि कैटेगरी 2 में डिफॉल्टर्स को रखा गया, इर्रेगुलरिटी ट्रीटेड को, रिलैप्स को। इसका ओवरऑल अगर मीनिंग मैं समझाऊं तो डिफॉल्टर्स मींस हो गया कि आपको कोई ड्रग प्रिस्क्राइब की गई, आपने उसमें लापरवाही लेने में की, आपको जो टेक्निकली कंडीशन आपको बोल दिया गया कि आप डिफॉल्टर हो इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो डिफॉल्टर्स की श्रेणी में रख दिया गया। आपने उसके इंटेक को प्रॉपरली नहीं किया जैसा कि कोर्स WHO ने एडवाइस किया था। नंबर रिलैप्स मींस आपका कुछ समय के लिए आपने टीबी के जैसे ही आपको सिम्टम से रिलीफ हुआ, आपने उस मेडिकेशन को छोड़ दिया, फिर से कुछ समय बाद फिर से टीबी का बेसिलाई एक्टिव हुआ और आपको फिर से सिम्टम आने लगे, तो रिलैप्स केसेस को बोलेंगे। इर्रेगुलर ट्रीटमेंट का मीनिंग हो गया कि आपने जिस रेगुलरिटी के साथ उस टीबी के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करने की बात कही, उस रेगुलरिटी से आपने वो मेडिकेशन नहीं लिया। तो इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको बोलेगा कैटेगरी नंबर 2 में आपको रखा जाएगा। कैटेगरी 3, इसमें जो स्पूटम स्मेयर, न्यू स्पूटम स्मेयर होगा, उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। उसमें अगर लेस एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, अगर पल्मोनरी टीबी तो है, सीवियर हमने रखा कैटेगरी 1 में, लेकिन अगर लेस सीवियर है तो उसको हम रखेंगे कैटेगरी 3 में। और कैटेगरी 3 में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में लाइक हम कंसीडर करेंगे ग्लैंडुलर टीबी या तो स्किन टीबी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोस लेक्चर इन द ट्यूबरकुलोसिस दैट अ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी अफेक्टेड अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, लाइक किडनी, spinal cord, brain, and skin as well. So we have covered category 1, category 2 and category 3. In category 4, all the chronic cases in which the sputum smear test will be positive and that sputum smear test will be positive। और एक बात जो इसके लिए कही गई कि आपका जो कैटेगरी नंबर 2 का इंडिविजुअल था, जब उसका पूरा ट्रीटमेंट चलने के बाद, चूंकि उसकी पॉसिबिलिटी होना चाहिए नेगेटिव स्पूटम टेस्ट की अब, लेकिन वो फिर से आ गई क्या, पॉजिटिव, तो उस केस में हम उस इंडिविजुअल को रख दिए कैटेगरी नंबर 4 में। इसीलिए यहां पे लिया गया है क्रॉनिक केस स्पूटम स्मेयर पॉजिटिव एंड ब्रैकेट में लिख दिया गया कि आफ्टर कैटेगरी नंबर 2 ट्रीटमेंट फिर से वो क्या आया, पॉजिटिव आया। तो ये जस्ट एक कैटेगरी वाइज डिवीजन था जो 1995 में कंसिडरेशन में वर्ल्ड वाइड लाया गया। 2006 में आगे चल के 2006 में हमने WHO ने एक नई मुहिम को स्टार्ट किया। उसमें बोला कि द स्टॉप टीबी, टीबी को रोकने की बात कही और इसमें हम स्ट्रेटजी की बात कही, टू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी। इसमें ओवरऑल जो इसमें बात थी, इसको ये जस्ट मेरा यहां पे इस पॉइंट को कहने का मतलब है, चूंकि ऑलरेडी मैं इस चीज को कह चुका हूं कि हम उसके पर्टिकुलर डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि बिल्कुल भी आपसे रेलेवेंसी उसकी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपका कंटेंट फोकस्ड हो, अराउंड ना हो या भूमिका ना बनानी हो उसमें ज्यादा। 2006 में टू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी करके WHO से कैंपेन चलाया गया। 2010 में ओवरऑल बार बार रिवीजन के बाद फिर ये जो कैटेगराइजेशन था दैट वी हैव अर्लियर कैटेगराइज्ड इनटू द 4 कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द दीज कैरेक्टरिस्टिक। इन 2010 द कैटेगराइजेशन विल बी रिकैटेगराइज्ड, अगेन उनको कैटेगराइज किया गया 2 केसेस में, एंड दैट 2 केसेस are considered as category 1 and category 2. In the category 1 we put the new cases में हमने सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट हमारा न्यू केसेस का, जो इंडिविजुअल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से पहले एक्सपोज्ड नहीं कभी हुआ हो इन हिज लाइफ हिस्ट्री। और सेकेंड कैटेगरी में रखा गया प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट को, प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट को इसमें रखा गया। अब हम बात करेंगे, देखिए इतना कंटेंट आपका यहां तक का पूरा क्लियर है, ठीक।
अब हम बात करते हैं न्यू केस। आपको 2010 की गाइडलाइन समझ में आ गई। हमने कैटेगराइजेशन को दो में बांट दिया, पहले चार में था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में हमने न्यू पेशेंट को कर दिया, कैटेगरी 2 में हमने ट्रीटेड प्रीवियस ओल्ड पेशेंट को, प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट को रख दिया। अब हम बात करेंगे, देखिए हमने जो WHO ने बेसिकली जो गाइडलाइन दी उसमें क्या चीज कही। ये रहा नंबर 1 की कैटेगरी जिसमें लिखा गया न्यू पेशेंट। ये जो टेबल आपके केडीटी में बनी हुई है, जस्ट उस टेबल को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है इस वीडियो लेक्चर में, लेकिन सारी बातें हूबहू एज इट इज सेम है और ज्यादा एक्सप्लानेटरी मोड में है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स को केडीटी से समझ में ना आए। न्यू पेशेंट में नंबर 1 को रखा गया। इसमें अब देखिए, पहली बात तो जब न्यू केस और प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट को ट्रीटमेंट की बात कही गई, चाहे वो न्यू पेशेंट रहा हो या प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट रहा हो, दोनों की ट्रीटमेंट में दो चीज कंसीडर किया गया, इनिशियल फेज, इंटेंसिव फेज, राइट, इंटेंसिव फेज बोला गया, और दूसरे को बोला गया कंटिन्यूअस फेज। पहले को बोला गया इनिशियल फेज, इनिशियल फेज में, इंटेंसिव फेज में आप क्या करने वाले हैं, और दूसरे को बोला गया कंटिन्यूअस फेज। तो अब ओवरऑल जो ये इस बात को कह दिया गया था 6 to 8 मंथ, हम अभी उसी पे लाइक कर रहे हैं। अब किस तरीके से हम कंटिन्यूअस फेज को कितना मंथ देते हैं, इंटेंसिव फेज या इनिशियल फेज को कितना मंथ देते हैं, वो बात अलग है। लाइक देखिए, न्यू पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, यहां पे कैटेगरी 1 में हमने डिवाइड किया। कैटेगरी 1 में न्यू पेशेंट को नंबर 3 तरीके का मेडिकेशन है। देखिए, आप उसको एक बार 2 मंथ के लिए, ये जो प्रीवियसली न्यूमेरिक वर्ड दिया हुआ है ये एक्चुअली मंथ को एक्सपोज कर रहा है, मंथ के बारे में बता रहा। जब आपने HRZE को 2 मंथ दिया, जब आपने HRZE को यहां 2 मंथ दिया, जब यहां HRZE को 2 मंथ दिया, लेकिन यहां पे थ्राइस वीकली की हम बात कर रहे हैं, वो मैं 1 by 1 सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। तो ये हम इनिशियल फेज की बात की, मींस हमने इनिशियल फेज को यहां पे कितने मंथ तक के लिए रखा, ओनली फॉर अप टू 2 मंथ। लेकिन जब HRZE की बात कर रहा हूं तो इसको मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये कंडीशंस अलग हैं। देखिए, मैं इस तरह से बताता हूं कि जैसे आपकी ये कंडीशन इसके साथ है और यहां पे इसकी ये बात है, फिर ये कंडीशन आपकी इस सेकंड वाले के साथ है और ये बात है, थर्ड वाले कंडीशन ये है इसके साथ है और इस बात पे है। इन बात पे ये ट्रीटमेंट है, इस कमेंट पे ये ट्रीटमेंट है और इस कमेंट पे ये ट्रीटमेंट है। WHO ने रिवाइज्ड गाइडलाइन जो 2010 में बनाई, उसमें बोला कि हम ट्यूबरकुलोटिक पेशेंट की कैटेगरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, और इसको बोला कैटेगरी 1 को न्यू पेशेंट और कैटेगरी 2 को बोल दिया प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट। कैटेगरी 1 को हमने, फिर से मैं एक बार जस्ट एक रिकॉल कर रहा हूं, कैटेगरी 1 में मतलब आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से एक्सपोज नहीं थे, और प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट में मींस कैटेगरी 2 में आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से ऑलरेडी एक्सपोज थे। अब हम बात करते हैं, देखिए कुछ जगह इसमें जो ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग्स चल रही है ये हमारा कंसर्न फिलहाल अभी नहीं रखते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जैसे हम यहां पे 2 मंथ्स के लिए हमने लिया, 2 मंथ्स के लिए यहां लिया, यहां 4 मंथ्स के लिए 4 मंथ्स के लिए, लेकिन यहां पे हमने कंडीशन लगा दी थ्राइस वीकली, यहां पे हमने कंडीशन लगा दी थ्राइस वीकली, यहां पे भी लगा दी थ्राइस वीकली, मतलब 1 सप्ताह में 3 बार थ्राइस वीकली। तो आपका इससे क्या समझ में आ रहा है, हम इसको थ्राइस वीकली क्यों कर रहे हैं? देखिए, थ्राइस वीकली करना या किसी पर्टिकुलर डोज को डेली देना, जैसे हम अगर यहां 2 HRZE बोल रहे हैं और यहां पे हमने कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है, इट मींस हम 2 मंथ तक HRZE के डेली डोजिंग की बात कर रहे हैं। ये आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट इस चीज को अपने बना लेना है। जब हम मेंशन नहीं कर राइट, हम थ्राइस वीकली की बात कर रहे हैं तो 2 मंथ तक हम थ्राइस वीकली देंगे इसको। अगर हम यहां पे नहीं कर रहे हैं, किसी वीकली कंडीशन को नहीं एक्सपोज कर रहे हैं, इट मींस हम डेली अपडेट करेंगे, डेली डोजिंग देंगे। तो देखिए, अब इस बेसिस पे देखिए, जब आप किसी बैक्टीरिया, जैसे हम यहां माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट कर रहे हैं, बैसिलाई को, तो बेसिकली बात यह है कि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अगर हम डेली ट्रीटमेंट करते हैं, तो डेली ट्रीटमेंट करने में जो बैक्टीरिया है वो ड्रग से ज्यादा एक्सपोज्ड होगा, रेगुलर बेसिस पे एक्सपोज्ड होगा। यही अगर मैं थ्राइस वीकली की बात करूं तो हो सकता है बैक्टीरिया का एक्सपोजर कुछ पर्टिकुलर स्पैन के लिए ना हो,
ये बात आपको तो क्लियर होगी, क्योंकि डेली ड्रग देंगे तो डेली एक्सपोज होगा बैक्टीरिया। तो उस केस में जब अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि कुछ जगह आपने डेली रखा, तो डेली हमने रखा ताकि हमको ऑप्टिमल रिस्पॉन्स मिल सके। हमारी कंडीशन ऐसी थी जो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, राइट, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स में डॉट्स में जो हमको डॉट्स के थ्रू हमको जो एडवाइस मिली, अगर हम डेली डोजिंग की बात कर रहे हैं तो वो हमको मैक्सिमम इफेक्ट देगी, मैक्सिमली प्रोडक्टिव होगी हमारे लिए। इसलिए हम उसके कमेंट में लिखते हैं कि अगर हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा इफेक्ट क्या होगा, ऑप्टिमल होगा। लाइक हमने यहां पे ये लिख रखा है, यहां पे हमने किसी को थ्राइस की बात नहीं की, हमने 2HRZE की बात की और 4HR की बात की। अब HRZE और HR क्या है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर, दैट H मींस आइसोनियाजिड, R मीन रिफेम्पसिन, Z मींस पायराजिनामाइड, E मींस इथम्ब्यूटॉल। इसमें डेप्थ में जाने का कोई मीनिंग नहीं है यहां पे। अब बस हां, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जब हम HRZE इनिशियल फेज, दिस इज इनिशियल फेज IP एंड दिस इज कंटिन्यूअस फेज, दिस इज इंटेंसिव फेज एंड दिस इज कंटिन्यूअस फेज। इंटेंसिव फेज या इनिशियल फेज कुछ कुछ ऑथर में दिया रहता है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस इनिशियल फेज में आपकी जो बैक्टीरिसाइडल ड्रग है, आपकी टोटल ड्रग्स कितनी है, 1 2 3 4, पूरे इनिशियल फेजेस में कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 ड्रग्स में आपकी 3 ड्रग्स क्या है, बैक्टीरिसाइडल है, जबकि 1 ड्रग आपकी क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। और उसका जो मीनिंग है वो सिर्फ इतना है कि आपको मैक्सिमम जो इंटेंसिव या इनिशियल फेज आप कह लो, उसमें बैसिलाई को बिल्कुल मिनिमाइज कर देना है, किल कर देना है, ताकि आपका इंटेंसिव फेज के बाद जो स्पूटम का फिर से हम टेस्ट करते हैं वो नेगेटिव आ जाए। तो और जो भी बचे कुचे बैसिलाई हैं, उस सेकंड कंटिन्यूअस फेज में हमने क्या रखा, 2 ड्रग्स रखी हैं और दोनों की दोनों बैक्टीरिसाइडल है। यहां पे हम 4 ड्रग रखे हैं, 3 बैक्टीरिसाइडल है, यहां पे हम 2 ड्रग रखे हैं, दोनों की दोनों बैक्टीरिसाइडल है। तो इसका पर्पज भी ये है कि जो रिमेनिंग बैसिलाई हैं वो भी पूरे खत्म हो जाए। तो HR हमारा E इथम्ब्यूटाल बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये सब हमको बताना नहीं है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 3 साइडल है और नेक्स्ट कंटिन्यूअस फेज में दोनों साइडल। तो ये आपको क्लियर हो गया। ऑप्टिमल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि WHO ने डॉट्स में जिस स्ट्रेटजी को बताया उसमें बोला कि अगर आप डेली डोजिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका ऑप्टिमल इफेक्ट आएगा। और डेली डोजिंग किससे, ये भी फिक्स कर दिया 2 मंथ तक HRZE से और 4 मंथ तक HR से। मींस ओवरऑल जो थेरेपी थी ये हमारी निकली 6 मंथ की, 4 + 2 6 मंथ। अब आता है सेकंड में चेंजेस, जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होने वाला है कि जब एक बार आपने ट्रीटमेंट की बात कह दी तो दोबारा फिर से इस चीज को थ्राइस क्यों बोल रहे हैं। देखिए, थ्राइस बोलने की हमारी अपनी कंडीशन है कि हम जगह जगह पर थ्राइस क्यों यूज कर रहे हैं। कभी तो कंटिन्यूअस फेज में, कभी हम इंटेंसिव और कंटिन्यूअस दोनों में थ्राइस की बात कर रहे हैं। देखिए, इसलिए मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है कि बेसिकली हम थ्राइस की बात क्यों करते हैं। देखिए, डॉट्स हमको कहता है कि आप इस पर्टिकुलर थेरेपी को ओवरऑल प्रॉपरली सुपरविजन ऑर्गेनाइज्ड वे में और इसको लेंगे। तो अगर लेट सपोज आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप इसको प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं, या इसमें 2-3 मैटर करेगा। लाइक आपका वो प्रॉपरली जो सुपरवाइजिंग आपकी डॉट्स के थ्रू जो सुपरविजन है वो आपको नहीं मिल पा रहा है कि आप किस तरीके से ड्रग्स दवाओं को लेना है, वो आपका सुपरविजन नहीं मिल, मींस कंस्ट्रेंट्स मींस ये केडीटी की लैंग्वेज है। कंस्ट्रेंट्स मींस होता है बाधाएं। तो कंस्ट्रेंट्स इन ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग और ड्रग कॉस्ट। ऑर्गेनाइजिंग में इशू है, आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे कि हम किसके मतलब प्रॉपरली और नॉलेज बंदा नहीं है। सुपरवाइजिंग आपका प्रॉपर नहीं है, उस ड्रग के लिए सुपरविजन आपको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है किसी से। ड्रग की कॉस्ट ज्यादा है, आप कॉस्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप उसको थ्राइस वीकली लेंगे, डेली ना लेने की वजह से। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, means constraints in organizing, supervising and drug cost for minimizing the drug cost। इन चीजों को करने के लिए या इन चीजों से बचने के लिए आपको जो डॉट्स भी ये इस चीज को सपोर्ट करता है, अगर डॉट्स एक्सेप्ट करता है तब आप इनिशियल फेज में, इंटेंसिव फेज में सेम मेडिकेशन ले सकते हैं 2 मंथ तक,
और इस चीज को इसमें तो सेम रखा, कंटिन्यूअस फेज में आप सेम चीज को थ्राइस वीकली ले सकते हैं। है तो ओवरऑल सेम चीज, लेकिन इंडिविजुअल यहां पे वेरी कर रहा है कि आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि टीबी से इन्फेक्टेड है उसको कंस्ट्रेंट्स हैं, बाधाएं हैं इन द ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग एंड ड्यू टू द ड्रग कॉस्ट, कि उसको बहुत ज्यादा वो दवाएं महंगी पड़ रही हैं। अब इसमें कमेंट क्या है, इसमें तो ऑप्टिमल इफेक्ट मिल रहा था मैक्सिमम, इसमें है एक्सेप्टेबल इफ डॉट इंश्योर्ड। डॉट मींस डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी और ट्रीटमेंट अगर इंश्योर्ड करता है इसको, अगर एक्सेप्टेबल, ये चीज एक्सेप्टेबल है अगर डॉट इसको इंश्योर्ड करता है, राइट। तो ये चीज चूंकि गाइडलाइंस में है तो ये चीज हमारी इंश्योर्ड है ऑलरेडी कि हम इस कंडीशन में थ्राइस वीकली ले सकते हैं, इस कंडीशन में, राइट। अब हम बात करते हैं कि कब हम, अभी तक हमने कंटिन्यूअस फेज को थ्राइस रखा, अब हम इंटेंसिव फेज को, इनिशियल फेज को और कंटिन्यूअस फेज दोनों को थ्राइस कर देंगे। वो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहां पे 2HRJD लिया, इसको थ्राइस वीकली एडवाइस करने की बात करी, 4HR को भी थ्राइस वीकली एडवाइस करने की बात करी, यहां पे भी 4 to 6 मंथ था एक्सेप्टेबल इफ डॉट इंश्योर्ड, और यहां पे जब हम बात करेंगे तो नो HIV को इन्फेक्शन और इट्स रिस्क, हम इस बात को करेंगे कि डॉट इस चीज को लेके इंश्योर्ड होगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट में जो जिसके थ्रू आपका ट्रीटमेंट चल रहा वो इस बात से इंश्योर्ड होगा कि आप में एडिशनली HIV का कोई इंफेक्शन नहीं है, या तो आप इस रिस्क में नहीं है HIV इन्फेक्टेड होने के, तो उस केस में हम इनिशियल फेज, इंटेंसिव फेज को हम थ्राइस वीकली कर देते हैं, और 4HR ये बिल्कुल ये भी हम थ्राइस वीकली कर देते हैं। तो इसमें कंडीशन आ गई नो HIV को इन्फेक्शन और इट्स रिस्क। तो ये ओवरऑल जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी रखी गई, ये रखी गई कैटेगरी 1 की। अब कुछ पॉइंट्स जो पहले मैंने नोट किए थे, लाइक ये हम बात कर चुके हैं, इसमें 3 साइडल होता है, इसमें 2 साइडल्स होते हैं, दो की दोनों। वाई थ्राइस हम 3 बार देने की बात क्यों कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स इन ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग, ड्रग कॉस्ट, ये भी बात हम कर चुके हैं। डेली डोजिंग से हमको क्या बेनिफिट है, डेली डोजिंग से हमको इफेक्ट क्या मिलता है, ऑप्टिमल मींस मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है, और हम ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट डेवलप करने से रोक पाते हैं, रेजिस्टेंट डेवलप करने से रोक पाते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप उसको थ्राइस वीकली की एडवाइस करते हो तो मे बी चांसेस कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप करने के चांसेस ज्यादा हों। तो इसी वजह से जब हम प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट की बात कर रहे हैं, मींस वो ड्रग जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, वहां पे हम क्या बात करते हैं, हम कहीं पर भी थ्राइस का यूज नहीं करते, हम डेली की बात करते हैं। तो ये कंसेप्ट बच्चों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम न्यूली पेशेंट के लिए थ्राइस वीकली तो एडवाइस कर सकते हैं कंडीशनली डिपेंडिंग ऑन दीज कंडीशन, ब्लू कलर कंडीशन, एंड in the previously treated patient, or we can say in the category 2 patient, as in the from the guideline 2010, we will not prescribe any drug for thrice weekly, because thrice weekly अगर करेंगे तो हमारी बात ही यहां पे है कि हम तो previously treated patient एंटी ट्यूबरकुलर से ये था, इट मींस हो सकता है कि इसमें ड्रग रेजिस्टेंस के चांसेस हों। अब जब ड्रग रेजिस्टेंस के चांसेस होंगे और हम ऐसी कंडीशन तो एक्सपोज नहीं करेंगे ना जिससे ड्रग रेजिस्टेंस के चांसेस और बढ़ जाएं, हम उसको गैप को बढ़ाएंगे नहीं, इसलिए थ्राइस वीकली देंगे नहीं, हम यहां पे डेली देने की बात करेंगे ड्रग को। तो कैटेगरी नंबर 2, यहां पे क्या है, पेंडिंग DST रिजल्ट। DST मींस ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, वो किस तरीके से मैं अभी समझाता हूं इसको। देखिए बेसिकली कैटेगरी 2 में कौन कौन से इंडिविजुअल आएंगे, इररेगुलरली ट्रीटेड, जिनमें ट्रीटमेंट तो चला लेकिन वो ट्रीटमेंट इरेगुलर था, रिलैप्स, कुछ समय के लिए टीबी के सिम्टम नहीं थे लेकिन फिर से वो आ गए, उसने मेडिकेशन बंद कर दिया, फिर से सिम्टम आने लगे, रेजिस्टेंट डेवलप हो बैक्टीरिया में, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में एक से ज्यादा फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए क्या हो, वन और मोर देन वन फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए, उसके लिए बैक्टीरिया में क्या हो, रेजिस्टेंट हो, तब हम उसको रखेंगे पेशेंटली किसमें, कैटेगरी 2 में। या तो कांटेक्ट से हो, कांटेक्ट मींस आपका कोई इंडिविजुअल ऐसा है, कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ऑलरेडी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से, मल्टी ड्रग MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से वो था उस चीज को, और आप उसके कांटेक्ट में आए और आपको डायरेक्ट MDR-TB होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई।
तो ये हमारी कंडीशंस है। अच्छा, इन कंडीशंस में भी चांसेस हैं किसके, जो इफेक्ट के हैं वो लो, मीडियम है और हाई है। तो लो मीडियम किस में है और हाई किस में है, इसके बेसिस पे कैटेगरी 2 के ट्रीटमेंट को दो तरीके से रखा गया है। देखिए, अब यह बात आपको समझ में आ गई कि इंटेंसिव फेज में हम क्या कर रहे हैं, 2HRZES मींस इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी की हम बात कर रहे हैं। इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी में हम इसमें आइसोनियाजिड भी ले रहे हैं, रिफैम्पिसिन भी ले रहे हैं, पाइरेजेनामाइड भी ले रहे हैं, इथम्ब्यूटाल भी ले रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी ले रहे हैं। कितने मंथ के लिए ले रहे हैं, 2 मंथ के लिए। 2 मंथ जैसे ही आप ये ड्रग ले लेते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट जो फॉलोइंग मंथ है, कमिंग मंथ, उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन को हटा देते हैं और HRZE 4 ड्रग्स को कंटिन्यू करते हैं 1 मंथ के लिए। मींस आपने टोटल कितने मंथ अपने पूरे कर लिए, 2, 1, 3 मंथ्स की आपने बात की। अभी तक देखो हम बात कर रहे थे यार 2, 4, 6 मंथ, 2, 4, 6 मंथ, 2, 4, 6 मंथ। मींस किसी भी कंडीशन में हमारी थेरेपी 6 मंथ के लिए जा रही थी, राइट। अब हम 2, 1, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स यहां कंप्लीट हो गए, किसमें, इनिशियल फेज में, इंटेंसिव फेज में। अब कंटिन्यूअस फेज में हम इसके साथ ये ट्रीटमेंट रखेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, 5HRE। 5HRE के लिए बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं, 5 मंथ के लिए आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन और इथम्ब्यूटाल। आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन और इथम्ब्यूटाल। बेसिकली यहां पे जो 3 ड्रग हमने की, देखिए अभी तक हमने यहां कंटिन्यूअस फेज में केवल कितनी ड्रग ली थी, 2 ली थी, लेकिन यहां पे हम कितनी ड्रग ले रहे हैं, 3 ड्रग ले रहे हैं। 3 ड्रग लेने का कंटिन्यूअस फेज में एक जो क्लियर कट WHO ने बोला कि आप कंटिन्यूअस फेज में 3 ड्रग कब लेनी है आपको, जब आपकी जियोग्राफिक कंडीशन ऐसी हो या इंडिविजुअल का परसेंटेज ये ज्यादा हो कि वो आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट हो। मींस हम क्या बोलेंगे, WHO ने जब बोला कि H से रेजिस्टेंट होने के जब ज्यादा चांसेस होंगे, तब आप ये थेरेपी को चलाओगे 5HRE। 5 मंथ के लिए आप इसको रन करोगे। मींस आपके टोटल मंथ कितने हो गए, 5 ये हो गए और 2, 1, 3 ये हो गए, 5, 3, 8 मंथ। इसीलिए इसको 6 to 8 मंथ के थेरेपी बोला गया। तो वो एक फिक्स नहीं है एक चीज के लिए, वो कंडीशनली है 6 to 8 मंथ। तो यहां पे हमने ये बात कर ली। अब ये किसके लिए है, ये जो थेरेपी है कि आप इंटेंसिव फेज में 3 मंथ, 5 मंथ के लिए HRE, टोटल हो गया 8 मंथ। ये किस इंडिविजुअल के लिए, मैंने अभी बोला कि आप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में भी 2 चांसेस होंगे कि वो जो क्रॉनिसिटी की तरफ जो जा रहा है वो इंडिविजुअल लो और मीडियम है या हाई है। तो लो और मीडियम क्या होगा, फॉर पेशेंट विद लो और मीडियम रिस्क ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। अब ये किस कंडीशन में लो के चांसेस होंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के, देखिए इरेगुलरिटी हो, रिलैप्स हो, रेजिस्टेंट हो। अब यहां पे हमने क्या बात की, डिफॉल्टर्स हो, इंटरप्टेड हो और रिलैप्स हो। अगर इस कंडीशन, पहले इंडिविजुअल इस कंडीशन से उसको टीबी डायग्नोस होती है, इस कंडीशन करने के बाद मींस वो अपने पहले मेडिकेशन को लेकर डिफॉल्टर रहा हो, इंटरप्टेड रहा हो उसका ट्रीटमेंट, या रिलैप्स्ड रही हो उसकी कंडीशन, उस केस में हम उस पर्टिकुलर कैटेगरी में लो या मीडियम रिस्क ऑफ MDR टीबी में उसको रखेंगे और इसका टोटल ट्रीटमेंट हम चलाएंगे 8 मंथ तक। वहीं पे हम सपोज करिए कोई हमने थेरेपी पहले कभी चलाई थी, वो थेरेपी टोटली फेल हो चुकी थी। अब फेल होने की तो बहुत क्रॉनिक वजह है, फेल होने का मतलब कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो टोटली रेजिस्टेंट है, मैक्सिमली रेजिस्टेंट है, तो उसको हम कंसीडर कर लिए किसमें, टोटली फेल्योर ऑफ थेरेपी अगर पहले हुई है, या ऐसे इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आया है जिसको MDR टीबी का क्रॉनिक स्टेज ऑलरेडी हो, तो उस केस में हम बेसिकली इस ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर हम टेक्निकली भी इस चीज को बोले तो हम जब रिफैम्पिसिन को 6 महीने तक यूज करने के बाद, रिफैम्पिसिन को 6 महीने तक यूज करने के बाद भी अगर स्पूटम स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव आता है, उस केस में हम इस थेरेपी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हाई रिस्क में रखते हैं। वही मैंने मेंशन किया है, रिफैम्पिसिन फॉर 6 मंथ। इस तरीके से मींस रिफैम्पिसिन की थेरेपी में अगर 6 मंथ तक उसको कंटिन्यूएशन में 6 मंथ के बाद भी स्पूटम स्मीयर उसका पॉजिटिव आता है, तब हम उसको क्रॉनिक स्टेज में रखेंगे। यह बात हमारी क्लियर हो गई। अब
इंटेंसिव फेज में एम्पिरिकल, एम्पिरिकल का मतलब देखिए हिंदी में एम्पिरिकल का मतलब होता है कि आपका प्रयोग और व्यवहारिकता से, मींस आप प्रयोग और व्यवहारिकता के आधार पर, कि मतलब किसी पर, एम्पिरिकल का मतलब है कि रीजन वाइज इसका ट्रीटमेंट वेरी करेगा। भाई यूएस में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हाई रिस्क पे ट्रीटमेंट कुछ हो सकता है, इंडिया में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्रोसेस हो सकते हैं, इसलिए इसको एम्पिरिकल बोल दिया गया और बोल दिया गया स्टैंडर्डाइज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट रेजिमिन हम क्या चलाएंगे इसमें। और यहीं पे एम्पिरिकल में कंटिन्यूअस फेज में इसको बोला गया कि जो कि 18 to 24 मंथ के लिए करी गई, तो जब तक कि टिल द डीएसटी रिजल्ट, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट ना आया हो। अब यहां पे मैं थोड़ा सा ड्रग सेंसिटिविटी के बारे में आपको बता दूं। देखिए जब बंदे को न्यू पेशेंट था तब तो आपने कोई डाउट नहीं था, ये ट्रीटमेंट चलाया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। बट जैसे ही आपको पता लगा कि ये हाई रिस्क पे है, लो या मीडियम रिस्क पे है, तो आपको तो ये पता करना पड़ेगा ना कि अगर हम एमडीआर टीबी की बात कर रहे हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की बात कर रहे हैं कैटेगरी नंबर 2 में, तो इट मींस हम बोल रहे हैं कि जो बैसिलाई है वो एक या एक से ज्यादा फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। तो एक या एक से ज्यादा फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए रेजिस्टेंट बोल देने से ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी ड्रग के लिए रेजिस्टेंट है, उसके लिए हम प्रॉपरली ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं। अब ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग की बात यह है कि अगर किसी इंडिविजुअल को यह पता लगाना है कि ये किस पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन ड्रग से डिसेंसिटाइज है, मींस रेजिस्टेंट है, तो उसके लिए आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का कल्चर बनाना होगा, उस कल्चर में उस पर्टिकुलर ड्रग को देना होगा। अगर उस कल्चर से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तब आप बोलोगे कि वो ड्रग इफेक्टिव है, मींस बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग कल्चर बना के अलग अलग ड्रग को आप टेस्ट करके बता पाओगे कि आफ्टर दिस ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट ये कंक्लूजन निकला कि ये ड्रग्स हैं जिनके लिए ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेंसिटिव है, या आप बोल सकते हो ये पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है। मींस आपने कोई कल्चर किया, कल्चर में आपने क्या किया कि उस कोई ड्रग डाली, अब वो ड्रग डालने से, फर्स्ट लाइन ड्रग डालने से बैक्टीरिया, सपोज आइसोनियाजिड डाली, आइसोनियाजिड से बैक्टीरिया को क्या हो जाना चाहिए, किल हो जाना चाहिए। अब बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, बैक्टीरिया किल नहीं हो रहा है, इट मींस आप ये कह सकते हो कि ये बैक्टीरिया आइसोनियाजिड के लिए रेजिस्टेंट हो चुका है। तो आपको ये ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग से पता लग जाएगा। क्योंकि ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग का एक अपना एक पार्ट है कि इसके जो रिपोर्ट्स हैं वो 4 to 6 वीक्स में आती हैं। अब आपके पास जब ये इंडिविजुअल आया है तो 4 to 6 वीक तक आप वेट तो करोगे नहीं, तो उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से हम चलाएंगे, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग की रिपोर्टिंग आ जाती है तब इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब भाई मैं HRZES दे रहा हूं, अब वो पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है वो मैंने ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट में ये पाया कि ये आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट है। तो आइसोनियाजिड से अगर रेजिस्टेंट है तो आइसोनियाजिड ज्यादा देने की कोई कंडीशन नहीं बनती। फिर मैं किसी तरफ मूव करूंगा, जो सेकेंड लाइन ड्रग्स होंगी मेरी, ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, तब मैं मूव करूंगा सेकेंड लाइन ड्रग्स की तरफ। तो ये आपका ये इतनी बात हो गई। अब यहां पे ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए मैंने जस्ट लिखा था कि 4 to 6 वीक में इसका रिजल्ट आता है, इसलिए ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के बीच में हम ये थेरेपी चलाते हैं। और कई बार कुछ जगह पे ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए फास्ट मेजर्स भी हैं जो कि कम जगह हैं और ये काफी कॉस्टली हैं, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी यहां पे ये समझ में आ गई, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे स्पेशल केसेस, वो केसेस जैसे देखिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट केसेस। आपकी जो इंडिविजुअल है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग से रेजिस्टेंट है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग से रेजिस्टेंट का मतलब जो WHO ने डिसाइड किया वो ये बोला कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस इन विच देयर विल बी द रेजिस्टेंट फॉर द H+R आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन, एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेशेंट देयर विल बी द ट्रीटमेंट procedure after doing the drug sensitivity test, DST, depending on the DST, and after the DST we will exactly give the particular drug that will be the maximum beneficial. तो MDR के केस में अगर हम इंटेंसिव फेज की बात करें और कंटिन्यूअस की इनिशियल फेज की बात करें और कंटिन्यूअस फेज की बात करें, इनिशियल फेज में हम मिनिमम 6 ड्रग देते हैं। अब देखिए यहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि हम ये पर्टिकुलर ड्रग देते हैं,
क्योंकि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा कि वो किस ड्रग के लिए रेजिस्टेंट है, उसके अंदर जो बैसिलाई है, तो वो डीएसटी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो एक पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट का कोर्स है वो कितना चलाना है, इनिशियल फेज हम मिनिमम 6 ड्रग की रखेंगे और कंटिन्यूअस फेज में मिनिमम 4 ड्रग्स। ये वाला इनिशियल फेज का ट्रीटमेंट हम 6 मंथ तक कैरी करेंगे, जबकि ये ट्रीटमेंट हम 18 मंथ तक कैरी करेंगे, मींस अप टू द 2 इयर्स। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में हम जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं 24 मंथ्स की बात कर रहे हैं। और ड्रग्स यहां कैसे होंगी, बेस्ड ऑन दिस ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। इसीलिए अब बात आती है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ईडीआर टीबी। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, देखिए एमडीआर टीबी हमने उसको बोला जिसमें बैक्टीरिया रेजिस्टेंट था H+R के लिए। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में हम बोल रहे हैं H+R तो है ही, साथ ही साथ हमने एक फ्लोरोक्विनोलॉन्स या एक से ज्यादा फ्लोरोक्विनोलॉन्स या इंजेक्टेबल जो ट्यूबरकुलोइडल ड्रग्स हैं, जो कि क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंजेक्टेबल जो ट्यूबरकुलोइडल ड्रग हैं, एंटी ट्यूबरकुलोइडल, उनकी कोई एक ड्रग, अगर इन सब के लिए कंबाइंडली बैसिलाई रेजिस्टेंट है, तब हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रखेंगे एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। उसकी टीबी को हम रखेंगे एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में। और उसके इनिशियल, यहां पे इनिशियल फेज में 6 मंथ 6 ड्रग, 4 ड्रग्स 18 मंथ। यहां पे हमने क्या रखा, 6 मंथ के लिए मिनिमम 7 ड्रग और 18 मंथ के लिए मिनिमम 6 ड्रग। मींस यहां पे भी हमारा 20, टोटल 18 मंथ 6 मंथ 24 मंथ्स का ट्रीटमेंट जा रहा है। और इसमें भी हम डिपेंड किसकी बात करेंगे, डीएसटी के बाद ही एक्चुअल बता पाएंगे कि किस तरीके की थेरेपी चलनी है, लेकिन कोर्स उसका ये होगा। एक केस हमारा और होता है जो कि जीपैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन का। मैं जानता हूं कि बोर्ड में ज्यादा क्लैरिटी तो पता नहीं आई कि नहीं, लेकिन चूंकि मैं ए 1 by 1 लेके चल रहा हूं, आप अगर बुक को साथ में लिए रहेंगे या यहीं पे आप फोकस्ड होकर देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ ही रही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। प्रेग्नेंट वुमेन में आप किस तरीके से ट्रीटमेंट की बात करेंगे, देखिए प्रेग्नेंट वुमेन में हम बात करेंगे जो WHO ने डायरेक्ट गाइडलाइंस में दिया। WHO ने डायरेक्ट गाइडलाइंस में दिया कि आप 2 मंथ तक HRZD को चलाओ और 4 मंथ तक HR को, HRZD और 4 HR, सेम बिल्कुल इस चीज को रखा प्रेग्नेंट वुमेन में। लेकिन कई बार मैं बोला ना कि कई बार आपको इंपिरिकल ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, जैसे कि हम यहां पे बात कर रहे थे इंपिरिकल की। इंपिरिकल मींस डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफी एंड इंडिविजुअल वेयर डज इट लोकेटेड, वो कहां पर है उसके बेस पे भी ड्रग का ट्रीटमेंट, कौन सी ड्रग किस एनवायरमेंट में ज्यादा इफेक्टिव है, इसका भी फर्क पड़ता है। तो इंडिया में जो ट्रीटमेंट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, चूंकि WHO ने तो 2 HRZD और 4 HR की बात की, लेकिन इंडिया में 2 HRE, जिसमें Z को रिमूव कर दिया गया, Z को हम अवॉइड कर जाते हैं, और 7 मंथ के लिए आइसोनियाजिड और रिफैम्पसिन, 2 मंथ्स के लिए आइसोनियाजिड, रिफैम्पसिन एंड इथम्ब्यूटॉल, 7 मंथ्स के लिए आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पसिन। तो टोटल कितना होगा, 7 + 2 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट, जिसमें हमने Z को अवॉइड कर दिया। और भी हम S ना रखने की वजह प्रेग्नेंट वुमेन में है क्योंकि S स्ट्रेप्टोमाइसिन वो क्या है, बहुत ही ज्यादा ओटोटॉक्सिक या नेफ्रोटॉक्सिक है, जो कि फीटस को अफेक्ट कर सकता है। तो आई थिंक कि आपको इस थेरेपी के बारे में सारा कुछ यहां पे क्लियर हो गया। मेन आपका जो फंसने वाला, बच्चों के फंसने वाली बात है वो थ्राइस क्यों यूज कर रहे हैं भाई, ऑप्टिमल क्या कंडीशन है, डॉट क्या है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट जो आप एक्चुअली सुपरविजन की हम बात कर रहे होते हैं, जब उसकी बात करते हैं सुपरविजन में कि आपका जो ट्रीटमेंट चलना है वो सुपरविजन या सुपरवाइज ट्रीटमेंट चलना है। आपको जो गाइडेड ट्रीटमेंट है, आपको अपने मन से दवाई नहीं लेनी, बेसिकली जो गाइडेड और वेल डिफाइंड रेजिमेन है थेरेपी, उसको पर्टिकुलर क्रम में ही लेना है। तो डॉट अगर उस चीज को इंश्योर कर रहा है तो आप ये चीज करेंगे, ऐसे करके ये डिवीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूबरकुलोटिक ट्रीटमेंट्स की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट फ्रूटफुल लगता है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।